विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज। आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ेंगे। ये बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक 1893 का है, एक 1909 का है, एक 1919 का और एक 1935 का है और एक 1947 का है। लेकिन हम 1919 और 1935 को ज़्यादा ध्यान देते हैं। 1935 का अधिनियम, जिसके ऊपर भारत का वर्तमान संविधान भी बहुत हद तक टिका हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है ये इसकी विशेषताएं हैं, क्योंकि ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो 1930 और 31 में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली और दूसरी, एक श्वेत पत्र आया, उसमें ये विचार किया गया कि भारतीयों को 1919 के अधिनियम की जगह कोई दूसरा अधिनियम देना चाहिए जिसमें कुछ उनके अधिकारों को और ज़्यादा जोड़ा जाए। तो भारत शासन अधिनियम के पहले पार्ट में हम इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे और फिर दूसरा पार्ट जो होगा उसमें हम इनकी कमियों को पढ़ेंगे, जो हम इसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये दो पार्ट हैं और परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। पहली विशेषता है अखिल भारतीय संघ। 1935 के अधिनियम के द्वारा निर्णय लिया गया कि केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाए। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। अधिनियम के अनुसार प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य, परंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। संघ में शामिल होने की इच्छुक प्रत्येक देशी रियासतों को एक प्रवेश पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, पर हस्ताक्षर करने होते थे। इसमें शर्तों का उल्लेख होता था। संघ की इकाइयों को अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त थी। संघ और उसकी इकाइयों के विवादों का कारण निर्णय करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। केंद्र में एक संघीय कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। संघ की स्थापना की पूर्व शर्त यह थी कि कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें, मतलब 100 में से कम 52 की पूर्ति करने वाली देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करती। इस शर्त के पूरा हो जाने पर सम्राट द्वारा संघ की स्थापना की घोषणा की जाएगी, परंतु देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई और इस प्रकार प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। दूसरी बात है प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण और संभवतः एकमात्र संतोषजनक व्यवस्था प्रांतीय स्वशासन की स्थापना थी। सन 1919 के अधिनियम की प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को अंत कर स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार दिया गया। संपूर्ण प्रांतीय शासन लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया और गवर्नर से आशा की गई कि उसके द्वारा मंत्रियों की सलाह के आधार पर प्रशासन का संचालन किया जाएगा। उससे ये भी निर्देश दिए गए कि प्रांतीय मंत्रिमंडल का निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापिका के बहुमत दल के नेता की सहमति से किया जाए। मंत्रियों को प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और ये निश्चय किया गया कि उसके द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य किया जाएगा। इस प्रकार 1935 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में एक निश्चित सुधार था, लेकिन गवर्नरों के हाथ में विशेष उत्तरदायित्व के रूप में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं। तीसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जिस द्वैध शासन का अंत किया गया, उसी द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में कर दी गई। कुछ संघीय विषयों, सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले और कबायली क्षेत्रों की व्यवस्था को गवर्नर जनरल के हाथ में सुरक्षित रखा गया, ताकि वे अपने विवेक के अनुसार उनकी समुचित व्यवस्था कर सके। इन विभागों के प्रबंध के लिए वे अधिक से अधिक 3 परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता था। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता तथा परामर्श देने हेतु एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। संघीय मंत्रिमंडल को उक्त सुरक्षित विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी संघीय विभागों की व्यवस्था करनी होती थी और इस मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करना था। नेक्स्ट है संरक्षण और आरक्षण। ब्रिटिश शासन का विचार था कि भारतीयों द्वारा उत्तरदायी शासन का संचालन करने में गंभीर त्रुटियां की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त वे अनेक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भी पहले से ही समुचित व्यवस्था कर लेना चाहते थे। इसलिए गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र एवं प्रांत के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार दिए गए। नेक्स्ट है विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार।
अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्थापिका के 2 सदनों की व्यवस्था की गई, जिनमें से एक संघीय विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद थी। केंद्र में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 निर्धारित की गई। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों को 2 सदनों वाला बनाया गया। अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और प्रांतों के लिए 10% से कुछ अधिक को जनता को मताधिकार दिया गया। संघीय व्यवस्थापिका के संगठन के संबंध में विशेष बात यह थी कि अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों के विपरीत निम्न सदन के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष और उच्च सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। नेक्स्ट है शक्ति विभाजन। यह घोषित किया गया कि अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय शासन की स्थापना की जानी है, इसलिए केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के क्षेत्र को स्पष्ट किया गया। इस संबंध में 3 विस्तृत सूचियाँ बनाई गईं, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। संघीय सूची में अखिल भारतीय महत्व के 59 विषय सम्मिलित थे, जिनमें मुख्य थे जल, स्थल, वायुसेना, वैदेशिक विभाग, डाक, तार, मुद्रा, टंकन, संघीय लोक सेवाएं, संचार, बीमा एवं बैंक। प्रांतीय सूची और प्रांतीय और स्थानीय महत्व के 54 विषय थे, शांति, न्याय, न्यायालय, प्रांतीय लोक सेवाएं, स्थानीय स्वशासन, अस्पताल तथा जनस्वास्थ्य, नहरें, कृषि, जंगल, शिक्षा और सड़क। समवर्ती सूची में 36 विषय थे, जिसमें दीवानी एवं फौजदारी विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने तथा श्रम कल्याण थे। संघीय सूची के विषयों पर संघीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी। समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय तथा प्रांतीय दोनों ही व्यवस्थापिकाएं कानून का निर्माण कर सकती थीं, लेकिन पारस्परिक विरोध की स्थिति में संघीय व्यवस्थापिका का कानून ही मान्य होता है। एक विशेष बात यह थी कि अवशेष शक्तियां संघीय या प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को प्रदान न कर गवर्नर जनरल को दे दी गई और उसे अधिकार था कि किसी भी सूची में उल्लेख न किए गए विषयों पर संघीय या प्रांतीय किसी भी व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। नेक्स्ट है संघीय न्यायालय। अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय को मौलिक तथा अपील संबंधी अधिकार दिए गए। संघीय न्यायालय का कर्तव्य था कि वह संविधान की व्याख्या करे तथा इस बात का ध्यान रखे कि प्रांतीय तथा संघीय सरकारें एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण न करें। यद्यपि इस संबंध में अंतिम शक्ति लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल के पास थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन के संबंध में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों और संघीय कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नहीं दिया गया। इस संबंध में शक्ति ब्रिटिश संसद के पास ही बनी रही। प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिकाएं कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए अधिनियम में संशोधन की सिफारिश कर सकती थी। इस प्रकार भारतीय भाग्य के निर्णय की अंतिम सत्ता ब्रिटिश संसद के पास अभी भी दी गई। नेक्स्ट है प्रस्तावना का अभाव। इस अधिनियम की कोई प्रस्तावना ही नहीं थी, जिससे कि अधिनियम के निर्दिष्ट ध्येय व उद्देश्य का पता रहता। ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने जब इस आधार पर अधिनियम की आलोचना की, तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की प्रस्तावना को इसमें जोड़ दिया। इसलिए किया गया कि भारतीयों को पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना ही है, पूर्ण स्वराज देने की नहीं। नेक्स्ट है भारत परिषद का अंत। भारत परिषद के भारत विरोधी दृष्टिकोण के कारण भारतीय जनता द्वारा इस परिषद के अंत की बात की जाती थी, इसलिए 1935 के अधिनियम द्वारा इस परिषद का अंत कर दिया गया। भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनसे परामर्श लेना अथवा ना लेना उसकी इच्छा पर निर्भर करता था, लेकिन सेवाओं के संबंध में भारत मंत्री के लिए इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था। इसके साथ ही अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में किए गए परिवर्तनों के अनुरूप भारतीय शासन पर भारत मंत्री की शक्ति में कुछ कमी की गई। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। ये बात पक्की हो गई कि अंग्रेज भारत में फूट डालने के लिए आए हैं। उन्होंने
संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस पद्धति को न केवल जारी रखा बल्कि इसमें आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी इस पद्धति को विस्तार दिया और संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में मुसलमानों को 1/3 स्थान प्रदान किए गए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बर्मा, बरार और अदन। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। यद्यपि बरार के ऊपर निजाम हैदराबाद की नाममात्र की सत्ता मान ली गई, परंतु उनको शासन दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। तो इस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 की ये कुछ विशेषताएं हैं।